नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। साथियों, आज मैं हूँ नालंदा में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये नालंदा का महाविहार है, नालंदा का मेन स्तूप है। पूरा भारत अगर विश्व गुरु था तो उसका कारण था नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे। सिर्फ भारत के ही लोग नहीं तो विदेशों से लोग चलकर अपने भारत में बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ये नालंदा 6 महीनों तक जलता रहा क्योंकि यहाँ से ज्ञान का भंडार, बुद्धिस्ट संस्कृति का भंडार पूरे विश्व भर में पहुंच रहा था। ज्ञान की जो सुगंध होती है वो यहाँ से नालंदा से पूरे विश्व में जा रही थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदल, ओदांतपुरी, ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ भारत ने पूरे विश्व को दी। ये यूनिवर्सिटीज़ बुद्धिज़्म का प्रतीक है। यही वो धरोहर है साथियों जो कि हर भारतीय का मूल अस्तित्व है। लेकिन आज बड़ा खेद व्यक्त होता है कि भारत में भारतीय लोगों को अपना अस्तित्व क्या है वो भी नहीं पता। बाबा साहब जैसे बोधिसत्वों को ये बात पता चली, अनागारिक धम्मपाल जी जैसे लोगों को ये बात पता चली कि हम असलियत में कौन है, हमारी विरासत क्या है और प्राचीन भारत का सच्चा इतिहास क्या है। ये नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे ही जलता रहा, हजारों भिक्खु लोगों की कत्ल हुई। ये कोई आम बात नहीं है। पूरे विश्व में जो सबसे बेहतरीन शिक्षा जहाँ पर प्रस्थापित की गई थी, जहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, वो विश्वविद्यालय, वो भारत का, वो जम्बू द्वीप का जो गौरवमान इतिहास है उसे ऐसे ही जलाया गया, इतनी क्रूरता से जलाया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तक्षशिला जैसे जगत विख्यात जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो आज भी ज़मीन के नीचे दबी है और सरकारें ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये यूनिवर्सिटीज़, ये जो ज्ञान का भंडार है, ये जो प्राचीन भारत का इतिहास आज भी ज़मीन के नीचे दबाया है, सरकारें नहीं चाहेंगी कि ये बाहर आए और लोगों को सच पता चले कि आखिर में यहाँ पर क्या हुआ था, आखिर में भारत का प्राचीन अस्तित्व क्या है और कौन है भारतीय लोग। साथियों, यहाँ पर मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने अस्तित्व को पहचानें, अपनी प्राचीन भारत की मूल धरोहर को पहचानें। सदियाँ बीत जाती है लेकिन जो मूल अस्तित्व होता है, जो मूल वारसा होता है वो कभी भी नहीं छुपता और उसका ही एक जीवित उदाहरण है ये नालंदा विश्वविद्यालय। आप देख सकते हो वहाँ पर बुद्ध मूर्तियाँ भी बनी हुई है और साथ ही में ये सीढ़ियाँ है विहार में जाने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी ये पूरे विश्व में आज प्रचलित है। पूरे विश्व के लोग आज यहाँ पर आते हैं। कोई लोग यहाँ पर आकर त्रिशरण पंचशील लेते हैं। कोई लोग अपने अपने जो देशों में जैसी वंदनाएं होती है वो वंदनाएं करते हैं यहाँ पर आकर। कोई यहाँ पर चिवर दान वगैरह भी करते हैं क्योंकि पूरे विश्व को आज पता है कि भारत ने विश्व को क्या दिया। लेकिन भारत के लोगों को आज पता नहीं कि हम असलियत में कौन है। बहुत दुख होता है ये सब देखकर, ये विरासत देखकर। आज भी नालंदा का कई सारा पार्ट ये आज भी ज़मीन के नीचे ही है। जैसे कि आप वहाँ पर देख सकते हो टेकड़ी है वो आज भी ज़मीन के नीचे दबी है। साथ ही में अगर हम यहाँ पर कुछ खोदेंगे, वहाँ पर कुछ खोदेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मनोती स्तूप दिखेंगे। वो देखो वहाँ पर एक पहाड़ दिख रहा है, वो भी अभी उत्खनन करना बाकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पूरा वास्तु देखता है। जो भी ज़मीन के नीचे हमें मिलता है वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही होता है। नालंदा में हज़ारों भिक्खु संघ, हज़ारों उपासक, हज़ारों लोग एक साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। साथ ही में ये जो इलाका है यहाँ से यहाँ तक, ये इलाका ये विहारें होती थी। ये साइड में पूरे विहारें होती थी और वो जो इलाका है यहाँ से वो साइड के, वो पूरी लाइन ये स्टूडेंट्स के रहने के लिए थी। और हर एक कमरे में, नालंदा के हर एक कमरे में बुद्धिज़्म के, बौद्धों की संस्कृति के प्रतीक यानी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी, इनकी प्रतिमा होती थी। साथियों, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ अगर आज होते तो पूरा भारत आज भी विश्व गुरु होता। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो। विहार किसे कहते हैं? आप लोग विहार कर रहे हैं, है ना? भ्रमण करते हो
उसी को विहार कहते हैं। और यह विहार इस्लाम शासक में बिहार हुआ। और जब 1912 में बंगाल से कट करके नया राज्य का गठन हुआ तो ये बिहार हुआ और बिहार में रहने वाला मैं बिहारी हो गया, है ना। तो ह्वेन सांग ने अपने डायरी में 108 विहार के बारे में लिखे थे, लेकिन जो 1 किलोमीटर की एरिया में खुदाई किया गया तो 11 मिला है। 97 मिट्टी के नीचे आज भी दबा हुआ है। ये पूरा एक विहार है जिसके चारों तरफ रूम थे। एकक भंते जी के लिए एकक रूम था, एक एक स्टूडेंट्स के लिए एकक रूम था। तो सोचिए कि मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया कि यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, तो 500 सपोर्टिंग स्टाफ भी होंगे मैनेजमेंट के लिए। टोटल 12,000 लोग हुए, 12,000 रूम था जो 10 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के आधार पर यह रूम 1600 साल पुरानी है। देख रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी की रूम है। मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि नालंदा 3 डायनेस्टी में बना है, बताए थे। 3 डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी, हर्ष डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। लेवल देखिए, 3 टाइप की दीवार आपको दिखाई देगा ऊपर से नीचे तक में टाइप की दीवार है। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कहां से कहां तक कौन सी डायनेस्टी का है। थोड़ा सा इसके नीचे जो देख रहे हैं ये गुप्ता डायनेस्टी की है ना। इससे ऊपर जो देख रहे हैं वहां तक वो हर्ष डायनेस्टी की है और उससे ऊपर जो देख रहे हैं वो पाल डायनेस्टी की है। तो 3 डायनेस्टी की दीवारें आपको दिखाई दे रहा है। इससे यहां यह प्रमाणित होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज भी रहे थे, चूंकि लाइब्रेरी का वर्णन 9 फ्लोर के रूप में आ चुका है। बट क्यों कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड? पुराने चीज में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, तो मिट्टी भी पुरानी है ना, पत्थर भी पुराना है, तो इसका प्रॉपर आंसर देना बहुत मुश्किल होता है थ्योरी में। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल आता है तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इस आंसर का खोजने का प्रयास नालंदा में करेंगे ब्रिक्स की क्वालिटी के रूप में। ये देख रहे हैं ब्लैक ब्रिक्स, अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड है, 60 वर्ष, 60 वर्ष पुरानी है। देख रहे हैं ना, ये नीचे का ईंट देख रहे हैं 1600। नया ब्रिक्स बारिश के कारण इफेक्टेड हो गया है, इस पे फंगस आ गया, देख रहे हैं। लेकिन पुराना ब्रिक आप देख लीजिए एवरीवेयर, कहीं भी। कौन सा अच्छा है, नया या पुराना? मेरा लिटिल ओपिनियन है कि उस समय पार्टी नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ना पॉलिटिक्स नहीं, कमीशन नहीं, करप्शन नहीं, बिहार में घोटाला नहीं, बंगाल में कट मनी नहीं और महाराष्ट्र में 100 करोड़ का चंदा नहीं। तो सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। सत्य कथा। आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रवेश कर चुके हैं। मैं बताया था कि यह एरिया पूरे मिट्टी के नीचे कवर्ड था, यही बताया था ना। तो खुदाई के पहले दिखाई कैसा देता होगा? पहाड़ी जैसी, मिट्टी के पहाड़ जैसा। हाँ। तो यहाँ देखिए मिट्टी के पहाड़ एक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। दीवार के पीछे देखिए, अपने पीछे देखिए, एक मिट्टी का पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। पूरा एरिया उसी लेवल में कवर्ड था। 22 वर्षों तक कंटिन्यू खुदाई किया गया तो ये मिला। खुदाई हुआ तो मैं बताया था नालंदा 2 लाइन में मिला। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का स्थान, ये पूरा लाइन रहने और पढ़ने का स्थान है, देख रहे हैं, एक लाइन में है। ये पूरा रहने और पढ़ने का, वो पूरा लाइन पूजा करने का। एक तरफ मोनेस्ट्रीज, विहार और दूसरे लाइन में स्तूप एवं चैत्य। वो नालंदा का मेन पार्ट है। वेबसाइट खोलेंगे तो वही फोटो आएगा, बुक्स पढ़ेंगे तो वही फोटो आएगा,
इसका प्राचीन नाम मैं आज वर्ल्ड फेमस है, नालंदा का लैंडमार्क है। नालंदा की पहचान उसी से होती है। वह क्यों वर्ल्ड फेमस है उसका एक्सप्लेन वहां पे मैं चल के करूंगा। उससे पहले देखिए, ये देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बना हुआ, ये प्लेटफॉर्म, ये सभी मेडिटेशन प्लेस है, ध्यान करने का स्थान है। चूंकि मेडिटेशन करने से माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इतिहास हम लोगों को सिखाता है कि प्राचीन काल में जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, स्कॉलर थे, सभी को ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन के बाद हुआ है। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, शारिपुत्र हो, महामुगलायन हो, आनंदा हो, उपाली हो, महाकश्यपा हो, नागार्जुना हो, हरिदेवा हो, वसुबंधु हो, धर्मपाला हो, सविष्णु हो, अश्वघोष हो, इवन ना हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सभी को ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन के बाद हुआ है। और आज 90% लोग डिप्रेशन में रहते हैं विदाउट मेडिटेशन। तो नालंदा में एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलता है, मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आने जाने के लिए रास्ता छोड़ देंगे, है ना भंते जी? अभी जिस मोनेस्ट्रीज को आप लोग घूमने के लिए चलेंगे, उस मोनेस्ट्रीज का निर्माण, उस हॉस्टल का निर्माण सुमात्रा के राजा के द्वारा किया गया था, जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो यहाँ प्रमाणित होता है कि डिफरेंट कंट्री के राजाओं का कंट्रीब्यूशन था एवं डिफरेंट कंट्री से विद्यार्थी एवं टीचर पढ़ने एवं पढ़ाने के लिए आते थे। जहाँ पे मैं आपको जला हुआ दीवार दिखाऊंगा, चारों तरफ एयर कंडीशन रूम दिखाऊंगा, पढ़ाई करने का स्थान दिखाऊंगा, पूजा करने का स्थान दिखाऊंगा, पानी पीने का स्थान दिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा। प्राचीन काल में इंडियन टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था, अर्थात इंडियन माइंड कितना फॉरवर्ड था। ठीक है, चलते हैं इस मोनेस्ट्रीज को विजिट करते हैं। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। हॉस्टल का मेन गेट है। 108 हॉस्टल था नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में, 11 मिले हैं। जो भी मिले हैं सारे का कंस्ट्रक्शन नियरली सिमिलर है। नालंदा महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ मूर्ति पूजा का एविडेंस प्राप्त हुआ है। तो दोनों साइड जो एल्मीरा देख रहे हैं, दोनों में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, मिट्टी के बने हुए। खुदाई के बाद डैमेज हुआ, बाद में विजिटर के द्वारा डिमोलिश किया गया। विजिटर समझ रहे हैं ना? वो साइड पूरी तरह से गौन है। अच्छा, विजिटर में कौन? हम सभी लोग इसके दोषी हैं, है ना? वो साइड पूरी तरह से गौन है, ये साइड पॉसिबल है नहीं। इसलिए अलमीरा के अंदर में ईंट के बने हुए आसन आज भी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मैं बताया था नालंदा 6 महीने तक कंटिन्यू जलता रहा था, बताया था। को देख करके सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा। जो ब्रिक्स मेल्ट हो चुके हैं, जैसे कैंडल को जलाते हैं तो हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट होकर के जमीन पर गिरता है, यहाँ भी हाई टेम्परेचर के कारण ब्रिक्स मेल्ट हो चुके हैं एज अ लाइक कैंडल। देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर के कारण ईंट झामा हो गया है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ। विहार के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं, इस हॉस्टल के प्रवेश में कर चुके हैं। और इसका निर्माण सुमात्रा के राजा बालपुत्र के द्वारा किया गया था। अपर पोर्शन को, अपर बिल्डिंग को। इसके चारों तरफ रूम है। एक एक विद्यार्थी के लिए एक एक रूम्स होता था। और बताया जाता है सभी रूम एयर कंडीशन था वो टाइम में। अब सोचिए, प्राचीन काल में एसी नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, हाउ कैन पॉसिबल?
इसका मेन कारण था चौड़े चौड़े दीवार। तो विद्यालय की दीवारें 8 फुट से 10 फुट चौड़ी हो, उस विश्वविद्यालय का प्रत्येक रूम नेचुरल एयर कंडीशन था। प्राचीन काल में लोग प्रकृति की दी हुई सुविधाओं का उपयोग करते थे, भौतिक सुविधा का उपयोग नहीं करते थे। तो प्राचीन काल में किन्हीं को कोई रोग नहीं होता था। आज के लोग भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तो किन्हीं को हाइपरटेंशन, किन्हीं को ब्लड शुगर। ये ड्रेनेज देख रहे हैं, ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है। ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रेन वाटर के लिए बनाया गया है। आप लोग कमरे की साइज को देख सकते हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए इनफ है या कम है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेज गान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्धर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। ये आप लोग लेक्चर हॉल में हैं। ये लेक्चर हॉल था जो पूर्णतः ओपन था, समर विंटर रैनी, पढ़ाई का समय सीमा नहीं था। आफ्टर सनराइज टू बिफोर सनसेट। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, ये गुरुजी के बैठने का स्थान हो गया। और ये स्टोन्स देख रहे हैं, सिंपल स्टोन्स नहीं है व्हाइट कलर का, ये कॉस्टली स्टोन है, इसका नाम है ग्रेनाइट। ये पिलर होते थे जिसके ऊपर छतें होती थी। छत का एविडेंस आप ऊपर से 3 ईंट नीचे देख सकते हैं, कंक्रीट का है, देख रहे हैं? ऊपर से 3 ईंट कंक्रीट का आज तक इफेक्टेड नहीं हुआ है, उस पर फंगस नहीं आया है। लेकिन ऊपर में देखिए, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मेंटेन किया हुआ है, ब्लैक हो गया है फंगस के कारण। तो क्वालिटी आपको हर एक मोनेस्ट्रीज में देखने को मिलेगा, हर एक जगह। इस पे मुझे चढ़ने की अभी तक हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि ये गुरु का स्थान है ना, साधु, इसलिए मैं कभी चढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ सीमा नहीं था, आफ्टर सनराइज टू बिफोर सनसेट। और इस बीच में विद्यार्थी एवं टीचर को भूख लगा या प्यास लगा तो कहीं जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि टीचर को भूख लग गया या प्यास लग गया तो बाहर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टूडेंट को भूख लगा या प्यास लगा तो बाहर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं होता था, सारा फैसिलिटी इसी मोनेस्ट्रीज के अंदर में उपलब्ध होता था। तो सोचिए कि उस समय टाइम का क्या वैल्यू था और आज टाइम की क्या वैल्यू है। प्राचीन काल में राइटिंग सिस्टम भी फेमस नहीं था, राइटिंग था लेकिन फेमस नहीं था। तो पढ़ाई कैसे करते होंगे लोग? श्रुति के माध्यम से। जैसे मैं अभी नालंदा के बारे में बता रहा हूं, बता रहे हैं ना, आई थिंक आप लोगों को 80% दिमाग में से आज भी पूरे बारिश का पानी निकलता है। इस पूरे कोर्टयार्ड का पानी निकलने का सिर्फ वही एक सोर्स है। बारिश का पानी कहाँ जाता है ये पता नहीं है। तो कह सकते हैं कि उस समय यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी भी थी। जैसा कि ड्रेनेज का इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज से 4500 साल पहले ड्रेनेज का इंपॉर्टेंस पढ़ने को मिलता है। आप 1600 साल पहले भी ड्रेनेज का इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अंदर जो छतें दिखाई दे रहा है ये 1300 साल पुरानी है।
बिना सीमेंट का बना हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में सीमेंट नहीं था, है ना। ये जो आर्च देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, खुदाई किया गया तो यहाँ से जला हुआ चावल मिला है। 2 बड़ा जार मिला है, जार की ऊंचाई अबाउट 6 फुट है, क्ले पॉट इतना ऊंचा इतना मोटा, है ना। नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। दोनों मिलने से प्रमाणित हुआ यह स्टोर रूम था, जले हुए चावल से प्रमाणित हुआ आग लगी थी, है ना। इस आर्च को देखने से यह भी सीखने को मिलता है कि प्राचीन काल में, ब्रिटिश काल में जितने भी रेलवे ब्रिज बना है या रोड ब्रिज बना है सभी इसी आर्च पे आधारित है। हॉस्टल में कुआं मिला है विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए, और ज्यादा कुआं उत्तर पश्चिम कोना पे मिला है। नहीं जाना इधर, अरे जाना है। सभी कुआं उत्तर पश्चिम कोने पे मिला है। तो जो नालंदा महाविहार का कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, एक विहार का कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, वो ईस्ट से वेस्ट है, और जितना भी मेन गेट ओपन हुआ है वेस्ट के तरफ ओपन हुआ है। और इस मोनेस्ट्रीज के अंदर में नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट पे आपने सीढ़ी देखा, जिससे प्रमाणित हुआ कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी। नॉर्थ ईस्ट पे ड्रेनेज देखे, जिससे प्रमाणित हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी थी। नॉर्थ वेस्ट पे वेल है। इस मोनेस्ट्रीज के अंदर में कंस्ट्रक्शंस देखने से यह भी पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शन वास्तु के आधार पर किया गया था, क्योंकि यहाँ वास्तुशास्त्र की पढ़ाई भी होती थी। यूनिवर्सिटी की मंदिर था, आज से 1600 साल पुराना मंदिर, जिसके अंदर वेदी बना हुआ है, जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियां होती थी। देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट के लिए विंडो नहीं, वेंटिलेशन नहीं, ये मंदिर फुल डार्क होता था। इस मंदिर को लाइटेड करने के लिए आज से 1600 साल पहले 2 पत्थर का यूज किया है। अब सोचिए पत्थर से लाइट, ये क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है ना। पत्थर लाइट कभी देगा नहीं। तो एक पत्थर इधर है, दूसरा पत्थर उधर है, देखिए दोनों साइड देख रहे हैं ना। इस पे होल्स बने हैं, 3 होल्स बने हैं, जिसपे कॉपर के प्लेट्स लगे होते थे। जब सूरज की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट इस पत्थर पे आके पड़ता था तो रिफ्लेक्ट होकर के मंदिर में जाता था। तो सोचिए कि उस समय का माइंड कितना फॉरवर्ड रहा था, माइंड कितना डेवलप था। ये पत्थर आज भी स्पार्कल कर रहा है, सनलाइट पड़ रहा है ना इस पे। यहाँ से खड़ा होकर के देखिए, इस जगह खड़ा होकर के, तो आज भी स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा। तो सोलर की जानकारी पहले से थी। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा। तो यही फोटो आएगा, बुक्स पढ़ेंगे तो यही फोटो आएगा। नालंदा का आप इतिहास पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले इसी का फोटो आएगा। आज वर्ल्ड फेमस है, और इस जगह का इतिहास 6th सेंचुरी BC से है, भगवान बुद्ध के समय से, है ना। जब भगवान बुद्ध 29 ईयर्स की अवस्था में गृह त्याग किए, जिनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, तो केसरिया के रास्ते, वैशाली के रास्ते नालंदा आए, राजगीर गए। उस समय यहाँ उनका एक गुरु मिला था जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, है ना। उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उन्होंने बोध गया में जाकर के निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। निरंजना नदी भगवान बुद्ध के बाद का नाम है, उसका पहले नाम फल्गु ही था, है ना। निरंजना नाम क्यों पड़ा? निरंजना नाम उस नदी के पड़ने के पीछे कारण है। निर मीन्स क्या होता है, और रंजन मीन्स क्या होता है? नहीं,
अंजन मीन्स हाथ होता है। तो भगवान बुद्ध ने उस नदी के नीर को अपने हाथों से ग्रहण किया था, इसलिए उस नदी का नाम निरंजना पड़ा। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं पुनः दोबारा मिलने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि बिंबिसार भगवान बुद्ध के बहुत अच्छे मित्र थे। बाद में जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बिंबिसार उनका शिष्य बन गए। उसके बाद बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को बेनुवन में दान में दिया। बेनुवन मीन्स होता है बांसों का बगीचा, बम्बो गार्डन, है ना, जिसका सुगंध पूरे राजधानी में फैलता था। बांसों का जो पुष्प होता था उसका सुगंध पूरे राजधानी में, चूंकि प्राचीन काल में राजधानी थी राजगृह, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह ही थी ना प्राचीन काल का, तो उसका सुगंध पूरे। महामुगलायन का परिनिर्वाण मध्य प्रदेश के सांची में हुआ, जो सांची स्तूप के नाम से वर्ल्ड फेमस है, भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पे है ना। इतिहास बताता है, साहित्य बताता है कि सारिपुत्र का जन्म जिस दिन हुआ था 80 बरस के बाद उसी दिन उनका मृत्यु भी हुआ था, परिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। और वह जगह एक ही जगह है जहाँ पे जन्म हुआ था, उसी जगह परिनिर्वाण भी हुआ था, सेम डेज, जैसा कि भगवान बुद्ध को है। जिस दिन जन्म लिए उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ। जन्म लिए थे और जहाँ पे जन्म लिए थे, जिस समय जन्म लिए थे उसी समय उनका मृत्यु हुआ था। बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने ज्योतिष के बल पे भगवान बुद्ध के आयु का अनुमान लगाए और उन्होंने देखा कि अगर जो मुझे भगवान बुद्ध से पहले बाद में हो जाता है तो मैं कोई लोक का नहीं रहूँगा, इसलिए भगवान बुद्ध से पहले ही मुझे परिनिर्वाण चाहिए। मुझे अब एक कार्य शेष रह गया है और मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। एक कार्य शेष रह गया है, मैं अपने माता पिता को धर्म की दीक्षा नहीं दिया हूँ, भाई बहन को धर्म की दीक्षा नहीं दिया हूँ। कहे ठीक है, कहाँ चाहिए? तो जहाँ मैं जन्म लिया हूँ। और किस दिन चाहिए? तो जिस दिन मैं जन्म लिया हूँ। आशीर्वाद लेकर के उल्टे पाँव वहाँ से चले, जब तक देखते रहे, जब तक कि आंखों से ओझल नहीं हुए। आकर के अपने अंतिम क्षण में माता का नाम रूपसारी और पिता का नाम बगंत देव, 4 भाई बहन, 7 भाई बहन थे, 4 भाई और 3 बहन थे, चाला उपचाला विषुपचाला सारी पुत्रा, छंद रेवत और बहन का नाम हो गया, है ना। सभी को धर्म की दीक्षा दिए और परिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। उनके डेड बॉडी को जलाया गया, जलाते हैं ना, जलाइक्स को कलेक्ट किया गया, चूँकि भगवान बुद्ध के राइट हैंड थे। कलेक्ट किया गया, जहाँ पे जन्म हुआ था, परिनिर्वाण हुई थी, उसी जगह रख करके उनके रैलिक्स को रख करके एक स्तूप बना दिए। उसके बाद अपने एरिया में 84,000 स्तूपों का निर्माण किए। में सम्राट अशोक ने 84,000 दीपों का अपने राज्य प्रज्वलित किए अमावस्या के दिन, है ना, इस खुशी में, और इस स्तूप को प्रिजर्व किए, इरेक्टेड किए। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार इस स्तूप का निर्माण 7 राजा किया है। खुदाई किया गया, 3 राजाओं का सबसे प्राप्त हुआ है, शेष जमीन के नीचे आज भी दबा हुआ है। ये होली प्लेस है, ये वर्ल्ड फेमस होली प्लेस है। आज भी पूरे विश्व से लोग आते हैं और इस स्तूप की पूजा एवं वंदना करते हैं। कोई कैंडल जला के करते हैं, कोई हाथ जोड़ करके करते हैं, है ना, कोई यहाँ पे चीवर भी दान करते हैं। तो ये होली प्लेस है, चूँकि विद्यार्थी या टीचर पढ़ने या पढ़ाने के बाद या पहले यहाँ आकर के पूजा करते थे, ऑफर करते थे, ऑफर पूरा हो जाता था तो एक मनौती स्तूप का निर्माण कर देते थे, है ना। तो इसके ये बड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं, इसके चारों तरफ छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन है। इधर भी आप देखिए तो ये सभी मनौती स्तूप के नाम से आज जाना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि बुद्धिज्म में स्तूप होते हैं कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्तूपा, है ना। तो टोटल 4 प्रकार के स्तूप होता है। शारीरिक स्तूपा, जो सारिपुत्र के रैलिक्स के ऊपर बना हुआ है, अस्थि के ऊपर बना हुआ है। दूसरा है पारभौगिक स्तूपा, जो भगवान बुद्ध के यूज किए हुए मटेरियल के ऊपर बना हुआ है। तीसरा है उद्देशिक स्तूपा। ये 3 प्रकार के स्तूप सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ही निर्माण किया जाता था।
यानी राजा महाराजा राजघराने या बहुत बड़े स्कॉलर के द्वारा निर्माण किया जाता था। चौथा है मनौती स्तूपा, जिसका हिंदी इंग्लिश होता है भोटिव स्तूपा, वो जनरल कोई भी व्यक्ति निर्माण कर सकता है। तो मैं भी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ भी मनौती स्तूप होगा, ईंटों का बना हुआ है ना, जैसा कि आप उसके नीचे देख सकते हैं। इधर भी खुदाई करेंगे तो में भी पाया जा सकता है। आज भी लोग आते हैं, इस स्तूप की पूजा करते हैं। अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मूल विरासत को पहचाने, भारत के मूल विरासत को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने और साथ ही में बुद्धिज्म को अपनाइए। मेरे साथ बने रहिए इन वीडियोस में, साथ ही में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।